नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला बहुत महत्वपूर्ण, जो हम पढ़ने वाले हैं, संगम काल का राजनीतिक इतिहास। इससे पहले हम दक्षिण भारत के इतिहास में अपना पल्लव वंश कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमारा संगम काल, और संगम काल में आने वाले सभी वंशों को हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं संगम काल के बारे में जो दिया गया है। देखो, संगम युग के दौरान दक्षिण भारत में 3 राजवंशों का उदय हुआ। तीनों राजवंश के नाम याद रखने हैं कि संगम काल के जो 3 राजवंश है, कहना चेर, चोल और पांड्या। चेर, चोल, पांड्या किस युग के हैं? तो कहना संगम युग के हैं। इनका क्रम दिया गया है, आप ये क्रम इसी तरह से याद रखना, क्योंकि क्रम लगाने के लिए भी आया हुआ है। क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट। इन राज्यों के बारे में जानकारी संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से भी प्राप्त की जा सकती है। और जो बोला है कि जो संगम युग था कृष्णा नदी के दक्षिण में था। क्लियर है? ये देखो, यहाँ से ये गई अपनी कृष्णा नदी, और इसके दक्षिण में है हमारा संगम युग या संगम काल। और जो हमारे संगम काल के 3 वंश है, चेर, चोल और ये पांड्या है। क्लियर है? अगर पूछा जाए कि केरल वाले हिस्से पर कौन थे, तो कहना चेर। और पूछा जाए तमिलनाडु वाले हिस्से पर कौन थे, तो चोल। और अगर पूछा जाए कन्याकुमारी वाले हिस्से पर कौन थे, तो ये आपके पांड्या थे। आपको जो याद रखना है, देखो कि चेर कहां पर थे? मालाबार तट पर। मालाबार तट पर कौन थे? तो ये याद रखना चेर। उसके बाद नेक्स्ट, पूछा जाए कोरोमंडल तट पर कौन थे, तो कोरोमंडल तट पर थे चोल। क्लियर है? और आपको जो याद रखना है कि केरल का प्राचीन नाम क्या था, तो केरल का प्राचीन नाम है आपका चेर। क्लियर है? इतनी जानकारी यहाँ से ये याद रखना, जो मैप में दिखाए गए हैं कि ये जो चेर, चोल, पांड्या है किस जगह पर स्थित थे। और आपको ये भी याद रखना, चेर और चोल के बीच में कौन थे? पांड्या थे। सही है? इन्हीं को देखने वाले हैं हम। इससे पहले जो आपको याद रखना, पूछा जाए चेरों का प्रतीक तो धनुष, चोल का प्रतीक शेर, और पांड्यों का प्रतीक क्या था? मछली थी। सही है? अब देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। देखो, जो दिया गया है चेर के बारे में दिया गया है, नाम याद रखना इनका। संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन कौन थे? चेर थे। इनके बारे में बात कर चुके हैं कि संगम काल का पहला वंश कौन सा है? चेर वंश है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। चेर जो है हमारा एक तमिल भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पर्वतीय देश। और तमिल ही चेरों की भाषा थी। अगर पूछा है चेरों की भाषा तमिल, और इस तमिल में चेर का अर्थ क्या होता है? पर्वतीय देश। ये केरल के पर्वत वाले हिस्से पर थे। और अगला पॉइंट देखो कितना इंपोर्टेंट दिया है, केरल का प्राचीन नाम क्या है? तो केरल का प्राचीन नाम चेर था। इतनी चीजें क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट। चेरों ने अपनी राजधानी बंजी अथवा करूर को बनाया था, जो आपके मालाबार तट पर ही स्थित है। उसके बाद धनुष इनका प्रतीक चिन्ह था। तो चेरों का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष इनका प्रतीक चिन्ह था। उसके बाद नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, इतिहास में चेर कवियों ने शेर गुटवन, जिसे लाल चेर के नाम से जाना जाता है, वह सबसे प्रतापी राजा था। अगर पूछा जाए चेरों का सबसे प्रतापी राजा, तो नाम याद रखना सेन गुटवन। इसका अन्य नाम लाल चेर है। अगर पूछा जाए कि चेर वंश का संस्थापक कौन था, तो उदयन चेर वंश का संस्थापक था। क्लियर है? उदयन कौन था? चेर वंश का संस्थापक और सबसे प्रतापी राजा। तो याद रखना सेन गुटवन, जिसे किस नाम से जानते हैं? लाल चेर के नाम से जानते हैं। और सेन गुटवन का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा कि पूरे भारत में या दक्षिण भारत में या भारतीय इतिहास में पत्नी पूजा के जो प्रमाण मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? तो कहना चेर वंश से मिले हैं। और प्रारंभ किसके द्वारा की गई थी? लाल चेर अर्थात सेन गुटवन द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है। पत्नी पूजा के प्रमाण कहाँ से मिले? चेर वंश से मिले। उसके बाद देख नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा, उसका नाम याद रखना आदिगेमान था। आदिगेमान ने ही दक्षिण भारत में गन्ने की खेती प्रारंभ की थी। उसके बाद जो आपको याद रखना है, अगर ये पूछा जाए कि चेरों का व्यवसाय क्या था, कृषि चेरों का व्यवसाय था। और ये नाम याद रखना
मुसरी और टोंडी। मुसरी और टोंडी क्या थे? तो याद रखना, मुसरी और टोंडी चेर वंश के बंदरगाह है जिससे कृषि के प्रमाण मिलते हैं। और कृषि कौन थी? तो कहना गन्ने की कृषि। और शुरू किसने की थी? तो कहना आदि गिमान द्वारा प्रारंभ की गई थी। क्लियर है? चेल के बारे में इतनी चीज जो चेर के बारे में दी गई है उसे याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो हमारा दिया गया है पांड्या वंश के बारे में। सही है, अब पढ़ेंगे पांड्या वंश के बारे में। देखो पांड्या वंश के बारे में क्या है। पांड्या वंश की सर्वप्रथम जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण है पुस्तक। इंडिका पुस्तक में भारतीय समाज को कितने हिस्सों में बांटा है? तो इंडिका पुस्तक में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है। या इस तरह से याद रखना कि मेगास्थनीज के आधार पर भारतीय वर्ग कितने भागों में बांटा है? तो 7 भागों में बांटा गया है। उससे अलग का जो आपको याद रखना है कि ये जो मेगास्थनीज महोदय हैं ये किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। जो किसके द्वारा भेजे गए थे? तो सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसके द्वारा ये भेजे गए थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे दहेज के रूप में। जब चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से होता है तो सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दहेज के रूप में भेजता है। क्लियर है? ये बात तो हो गई। उससे महत्वपूर्ण जो आपको बात याद रखनी है, इनका एक कथन आता है मेगास्थनीज का कि मेगास्थनीज कहते हैं कि भारतीय पढ़ने और लिखने की कला नहीं जानते। ये इनका कथन है। अब क्या कह सकते हैं इस कथन पे? कथन तो गलत था लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। अब इनसे हम क्या पूछते हैं? तो अब जिंदा भी नहीं है, फिलहाल आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आगे जो देखो दिया गया है, पांड्या राजाओं ने ही 3 संगमों का आयोजन कराया था। अर्थात 3 संगम किसके समय हुए थे? तो कहना पांड्या वंश में हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, पांड्या वंश कैसा था? तो कहना मात्र सत्तात्मक था। अर्थात कि जो डिसीजन लेगी वो माता द्वारा लिए जाएंगे। जैसे एक माता के 4 पुत्र है तो वो माता निर्धारित करेगी कि कौन सा पुत्र गद्दी पर बैठेगा और माता ये निर्धारित करेगी किस राज्य के साथ हमारे कैसे संबंध होंगे। ये है मात्र सत्तात्मक। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि गद्दी पर माता बैठेगी। माता गद्दी पर नहीं बैठेगी, माता निर्धारित करेगी कि कौन गद्दी पर बैठेगा। इसे कहते हैं मात्र सत्तात्मक। इससे पहले हम सातवाहन वंश के बारे में पढ़ चुके हैं कि सातवाहन वंश कैसा था? वो भी मात्र सत्तात्मक था। हमारी खुद सिंधु सभ्यता कैसी है? हमारी सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, देखो पांड्यों की जो राजधानी थी मदुरई थी। बहुत महत्वपूर्ण है मदुरई के बारे में। जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं वो याद रखना कि मदुरई को क्या बोलते हैं? त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? मदुरई को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मदुरई कौन सी नदी के किनारे है? बोगई नदी के किनारे स्थित है। और ये बोगई नदी है जो पाक की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो बोगई मदुरई नदी के किनारे स्थित है। उससे अलग जो आपको महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके लिए मदुरई को याद किया जाता है, ये जो जाना जाता है, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहना मदुरई में स्थित है। और उससे महत्वपूर्ण चीज कि मीनाक्षी मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये याद रखना, ये पांड्या शासक थे कुलशेखर, उनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया है। चीज़ें क्लियर है मदुरई के बारे में कि कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर। त्योहारों का नगर मदुरई को कहते हैं। कौन सी नदी के किनारे है? बोगई नदी के। और ये मीनाक्षी मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? कुलशेखर के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट इनका जो चिन्ह था, पांड्यों का चिन्ह था मछली। उसके बाद इस वंश का प्रतापी शासक, प्रसिद्ध शासक या संस्थापक जो कुछ भी था वो नेडियोन था, जिसे नोडियोन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखो इसी के द्वारा समुद्र पूजा की शुरुआत की गई। अगर समुद्र पूजा किस वंश में हुई थी? कहना पांड्या वंश। अगर पूछा पत्नी पूजा तो कहना चेर वंश। ये जानकारी है, सब हमारे एग्जाम में आती है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा वंश या कौन सा राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था? तो कहना पांड्या मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। और ये मोती का व्यापार किसके साथ करते थे?
ये रोम देश के साथ अपना मोतियों का व्यापार करते थे। और एक व्यक्ति जो महत्वपूर्ण है जिसने ये जानकारी बताई है, उनका नाम याद रखना, मार्को पोलो। मार्को पोलो ये व्यक्ति हैं जो पांड्या वंश के समय आते हैं, और जब ये पांड्या वंश के समय यहाँ आते हैं दक्षिण भारत, तो ये बताते हैं कि ये जो पांड्या वंश है ये हमारे रोम के साथ मोतियों का व्यापार करता है। क्लियर है? तो ये जो आपका पांड्या वंश है किसका व्यापार करता था? मोतियों का। किसके साथ? रोम के साथ। और किसने बताया? तो याद रखना, मार्को पोलो द्वारा बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आगे चलकर 5वीं शताब्दी के बाद पांड्या की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। क्लियर है? ये पांड्या वंश है। उसके बाद जो हमें देखना है नेक्स्ट, पांड्या वंश के संगम, 3 संगम किए गए हैं, एक बार उन्हें देख लेता, और इस वंश की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं एक बार उन्हें देख लेते हैं। देखो आगे जो दिया गया है, ये देखा है संगम काल की प्रमुख साहित्य, इनका नाम याद रखना, तोक्कलपियम, और इसके रचनाकार कौन है? तो याद रखना तोक्कलपियर। बस इतना अंतर है, तोक्कलपियम, तोक्कलपियर। क्लियर? संगम काल की प्रमुख साहित्य कौन सा है? तो ये याद रखना तोक्कलपियम है। हमारे एग्जाम में पूछा गया है, तमिल भाषा का शब्द है, इसी वजह से इसका नाम थोड़ा ऐसा है। उसके बाद शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम इसके कौन है? इनका नाम याद रखना इलांगो आदिगल। इलांगो आदिगल ने कौन सी रचना की है? तो याद रखना शिल्पाधिकारम। और इससे किसकी जानकारी मिलती है? तो याद रखना बौद्ध धर्म की हमें जानकारी मिलती है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा तमिल साहित्य है जिससे हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है, तो इसका नाम याद रखना शिल्पाधिकारम है। सही है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तमिलों के प्रमुख देवता कौन थे? तो मुर्गन तमिल के प्रमुख देवता थे, तो तमिलों के थे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आगे जो पॉइंट है देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि पूछा जाता है 8वीं शताब्दी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है जो किसके द्वारा कराए गए थे? तो कहना पांड्या वंश। ये सेम ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसा पूछा जाता है बौद्ध की समिति और जैन की समिति। इसी तरह से याद रखना कि पांड्या वंश में 3 संगम हुए थे। सही है? एक बार देख लेते तीनों संगम कहाँ कहाँ हुए। ठीक है, प्रथम संगम जो हुआ था वो मदुरा में हुआ था। मदुरा क्या है? ये मदुरई का ही नाम है। क्लियर है? और इसके जो अध्यक्ष थे इनका नाम याद रखना ऋषि अगस्त्यार। अध्यक्ष कौन थे? ऋषि अगस्त्यार थे। पहला संगम था। द्वितीय संगम कहाँ पर हुआ? कपाटपुरम में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे इनका नाम याद रखना तोल्कापियार। तोल्कापियार द्वितीय समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद तृतीय समिति फिर से मदुरई में होते, और इनके कौन थे? नक्कियार थे। क्लियर है? तीनों संगम के बारे में याद रखना है आपको। उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इसी तरह से। क्लियर है? जो क्वेश्चन आएंगे सब आप कंप्लीट है, उम्मीद करता हूँ खत्म कर दोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके बाद हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे इसी तरह से।